दुनिया की जितनी भी फिलोसफीज हैं उन सब का स्टार्ट, उन सब की शुरुआत एक सवाल से होती है। अपन हम्म। we live in a simulated world. यार समथिंग इज नॉट राइट। सिस्टम इसी तरीके से डिजाइंड है। नहीं, तुम्हारा शोषण हो रहा है जिससे किसी और का पोषण हो रहा है। अपन भी तो सारे चक्करों में बंधे हुए हैं। तुम्हारा मंतव्य कुछ और है, तुम्हारा गंतव्य कुछ और है, लेकिन तुमसे कुछ और करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट का सिस्टम है, फैमिली का सिस्टम है, रिलीजन का सिस्टम है, ट्रेडिशंस का सिस्टम है। तुम एक जवाब ढूंढ रहे हो जिसका सवाल तुम्हारे अंदर है। इट्स द क्वेश्चन व्हिच ड्राइव्स यू। कई बार मेरे ऑफिस में मेरे से कभी कुछ सवाल पूछा जाता है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, कैन यू प्लीज टेल दिस। और जब वो बहुत ही मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना, कि जब तक मैं उनको दिखाऊंगा नहीं तब तक वो समझेंगे नहीं, तो मैं उनको बोल देता हूँ, नो वन कैन बी टोल्ड व्हाट मैट्रिक्स इज, यू हैव टू सी बाय योरसेल्फ। तो तुमने देखी है ये मूवी? देखी है? देखी है यार, मेरी वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। उसका जो एक्शन सीन है, बंदूक वाला, गोलियां जो चलती है, वो आज तक आइकॉनिक। कितने साल पहले आई थी वो मूवी? आई थिंक 1999 में आई थी या 2000 में आई थी, या ऐसे ही उस टाइम पे ही आई थी जब ये सदी चेंज हो रही थी। 25 साल बाद भी वो इतना आइकॉनिक सीन है, तो यार डेफिनेटली मेरे को अच्छी लगती है। लेकिन ना अब जो मैट्रिक्स देखता है, क्योंकि मैंने तो मल्टीपल बार देखी है, तो उसमें क्या है, हिडन मीनिंग्स बहुत है, फिलोसफिकल डिस्कशन बहुत है, फिलोसफिकल पॉइंट्स बहुत है जिसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं। तुम्हें कैसी लगी मूवी? यार मुझे कैसी लगती है मूवी? यार मेरी एक छोटी सी अपनी स्टोरी है उस मैट्रिक्स को समझने के लिए। जब मैट्रिक्स मूवी आई थी तो जैसे तुम बोल रहे हो, आइकॉनिक सीन्स थे, एक्शन सेट पीसेस जो ऐसे थे जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड पहली बार आए थे, जैसे वो बुलेट वाला सीन है, या फिर वो जंप कर रहा है, दे आर रोलिंग अराउंड, हेलीकॉप्टर वाला, काफी सीन्स है उसमें। और उनको देख करके मुझे लगा था जैसे एन आउट एंड आउट एक्शन मूवी। और जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मैंने कहा कि यार एक्शन मूवी है, बट यार उसमें बकवास बहुत है यार, मैं बोर हो रहा हूँ। मतलब क्या है ये, मतलब एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या बकर कर रहे हैं, ये चीजें मेरे दिमाग में बहुत बार आती थी। तो मेरे कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, वो उसके साथ हम बैठे थे और इसी पे कोई किसी तरह से टॉपिक आ गया, तो उसने बोला कि भाई तू समझा नहीं है मूवी। मैंने कहा तू समझा, तो उसने मुझे कॉन्सेप्ट समझाया। तब मेरा दिमाग खुला कि अच्छा ये मूवी एक्चुअली इट्स नॉट एन एक्शन मूवी, इट्स एन आउट एंड आउट फिलोसफिकल मूवी, जो मतलब जिसमें बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तब मेरा एक्चुअली इंट्रोडक्शन हुआ। मतलब जब पहली बार अपन देखते हैं मूवी तो एक्शन मूवी की ही देखते हैं, मतलब। और एक्शन मूवी का भी क्या कंसेप्ट है यार, मतलब कितना शानदार है कि आप एक ऐसे डिस्टोपियन वर्ल्ड में पहुंच गए हो 2200 में, आपको पता नहीं, मतलब उन लोगों को पता नहीं कि क्या ईयर चल रहा है। मॉर्फियस बोलता है कि हमें पता नहीं, कि लगभग 2200। फिर बोलते हैं कि 21वीं सदी में लोगों ने सोचा कि एआई के लिए बहुत खुश हो रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत खुश हो रहे थे। और उसके बाद उन्हीं मशीनों ने ऊपर उनको कंट्रोल कर दिया। फिर सूरज चला गया तो उनको फिर पावर चाहिए थी, तो उन्होंने बॉडी से पावर लेना चालू किया। आई थिंक अपन ने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसमें। नहीं, कहने का मतलब है कि ये मूवी कितनी आगे थी अपने टाइम से। मतलब चैट जीपीटी और एआई का जो जनरल पर्पस टेक्निक और टूल तो अभी आया 1-2 साल पहले, लेकिन ये मूवी अगर 20-25 साल पहले आई थी तो अपने टाइम से कितनी अहेड थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म आज से 25 साल बाद आए तो भी अहेड होगी, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये बात सही है। और जैसे तुमने बताया ना कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, कि देयर इज अ सिस्टम, हम लोग उस पर बात करेंगे, विच इज यूजिंग ह्यूमन बीइंग्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज एक्चुअली कंज्यूमिंग ह्यूमंस। तो बेसिकली तुम्हारा शोषण हो रहा है जिससे किसी और का पोषण हो रहा है, राइट? एक बड़ा खतरनाक लाइन लगी मेरे को। उसने बोला कि जो लोग वहां पे मर जाते हैं उनको फिर वही जिंदा लोगों को खिला दिया जाता है, ताकि वो जिंदा लोग को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो वो जो फ्लूइड है उनका, वो उन्हीं मरी हुई लाशों से मिलके बना हुआ है। तो और वो जो फार्म देखा था, वो कितना शानदार सीन था। जब क्या फार्म था जिसमें बहुत सारे, वो नियो जो पहली बार वेकअप होता है, अपनी बॉडी, रियल बॉडी को देखता है, और वो देखता है कि नीचे मीलों मीलों उधर को ह्यूमंस करोड़ों ह्यूमंस ऐसे बैटरी की तरह काम कर रहे हैं। बैटरी की तरह से फिट किए हुए हैं एक सिस्टम है जिससे एनर्जी जा रही है। हाँ, ये जो डिस्टोपियन वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे काफी मूवीज आई है, लेकिन मैट्रिक्स स्टैंड्स आउट। इसके शायद 4 पार्ट बने हैं। और मुझे लगता है यार अपन जो डिस्कशन करेंगे पहली पार्ट का करेंगे। हाँ, हर एक मूवी अपना डिस्कशन डिजर्व करती है। हर एक मूवी में अपने कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अपन एक काम करते हैं, इसे बात करना चालू करते हैं। और आज सिर्फ मैट्रिक्स पार्ट 1 पे डिस्कस करते हैं। तो तुम बताओ कि तुम्हें
जब मूवी चालू होती है तो पहली कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको हिट करती है कि अच्छा ये एक्शन मूवी नहीं है, ये कुछ और है? जब मैंने पहली बार देखी थी, मतलब दूसरी तीसरी पांचवी बार की नहीं बोल रहा, क्योंकि पांचवी बार में तो आप पहला डायलॉग पिकअप करते हो जो नियो का होता है, रैबिट वाला। लेकिन पहली बार जब मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट है, वो है वो जब वो रियल वर्ल्ड से सिमुलेटेड वर्ल्ड में जाता है, या वो अच्छा, या ये रैबिट पता वाला जैसे या तुमने ये पता चलता है कि ये सिमुलेटेड वर्ल्ड है, ये सिमुलेटेड वर्ल्ड है और वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जाता है। आई थिंक वो थोड़ा सा रियल वर्ल्ड वर्सेस सिमुलेटेड वर्ल्ड का मुझे थोड़ा सा लगा। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या था? हाँ, आई थिंक मेरे हिसाब से जो पहला डायलॉग आया था इस पिक्चर का जो मुझे लगा, तो वो जब एक सीन आता है जिसमें नियो को एक मैसेज मिलता है, फॉलो द रैबिट, तो उस टाइम पे वो बहुत ऑर्डिनरी लगता है जब वो पहली बार डायलॉग आता है कि इट कैन बी एन ऑर्डिनरी डायलॉग। और कुछ टाइम के बाद वो एक दूसरी कैरेक्टर से मिलता है, वो उसको बताती है कि ट्रिनिटी से मिलता है, और ट्रिनिटी उसको बताती है, ट्रिनिटी भी देखा जाए तो होली ट्रिनिटी या इट्स अ डिविनिटी से रिलेटेड नाम है, जैसे होली ट्रिनिटी बोला जाता है। तो वो तुमको बता रहे हैं कि ट्रिनिटी तुमको मैसेज दे रही है बेसिकली कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो एक्चुअली तुम किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहे हो, तुम किसी एक आइटम को नहीं ढूंढ रहे हो, तुम किसी मंजिल को नहीं ढूंढ रहे हो, तुम एक जवाब ढूंढ रहे हो जिसका सवाल तुम्हारे अंदर है। इट्स द क्वेश्चन व्हिच ड्राइव्स यू। आई थिंक ये सारी दुनिया की जितनी भी फिलोसफीज हैं उन सब का स्टार्ट, उन सब की शुरुआत एक सवाल से होती है, एंड इट्स द सवाल दैट ड्राइव्स यू, द क्वेश्चन दैट ड्राइव्स यू। वहां मेरे ख्याल से एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो मुझे लगता है कि यस, दिस इज वेयर द मूवी स्टार्ट्स टू start giving you the definitions and the philosophical discourse it is going to present to you. कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा शायद, कि एक आदमी है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो काम कर रहा है, वो अपनी रोजमर्रा के जीवन में मतलब मशगूल है, लेकिन उसको कुछ अटपटा सा लगता है, उसको कुछ लगता है कि यार समथिंग इज नॉट राइट। उसको वो डिफाइन नहीं कर सकता लेकिन फील कर सकता है, और वो एक सर्च पे निकला हुआ है बेसिकली, उसको बहुत सारे सवाल हैं, और कुछ लोग उसको मिलके बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो सवाल है हमारे पास उसका जवाब है, और वो उसको ऑफर देते हैं कि देखो एक बहुत आइकॉनिक सीन है, और ये थिंग और इस तरह की एक चॉइस है, हमको इस तरह की चॉइसेस शायद मिलती है कि रेड पिल है और एक ब्लू पिल है। आई थिंक अगर तुमने ब्लू पिल ले ली तो तुम खाओगे और तुम जिस दुनिया में उस दुनिया में तुम तसल्ली बख्श तरीके से रह लोगे, तुमको कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी दुनिया से जीवन जैसे चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन अगर तुमने रेड पिल ले ली तो लेट मी शो यू द वंडरलैंड एंड हाउ डीप द रैबिट होल इज। यहाँ पे वो जो है ना, फॉलो द रैबिट का जो पहला डायलॉग आया है वो वहां पे पहली बार रिवील होता है कि लेट मी शो यू हाउ डीप द रैबिट होल इज। तो तुमको ये अरे नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपन वी लिव इन अ सिमुलेटेड वर्ल्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है या फिर जो भी है, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग ही सिमुलेटेड वर्ल्ड, क्योंकि नियो जिस वर्ल्ड में था उसमें लगती थी, खून आते थे, लोग मरते थे, मतलब बॉडी फील। अपन कैसे बोलते हैं कि कोई चीज रियल है? अगर रियल की डेफिनेशन, क्या अपन चीज को टच कर सकते हैं वो रियल है, या फिर किसी को सुन सकते हैं वो रियल है? सुनना तो डेफिनेटली रियल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने फोन पे किसी की आवाज सुनी है, मुझे लगा ये लड़का है, हो सकता है वो लड़की हो सकता है वो, तो वो फेक हो सकता है। वहां पे रियल और रियल का पता नहीं क्या होगा। देखने में भी, विजुअल में भी वो हो सकता है, मतलब तुम्हारे को धोखा हो सकता है, देखने में धोखा हो सकता है, सुनने में धोखा हो सकता है, राइट? अगर मैंने आर्टिफिशियल नॉनवेज बना, तो आर्टिफिशियल चिकन विकन आते हैं, तो अगर मैंने वो रख दिया, उसकी खुशबू भी सेम है और वो खुशबू सूंघने में भी दिक्कत हो सकती है, झूठ हो सकता है, फेक। रियल वर्सेस फेक बोल रहा हूँ मैं। टच में टच ही रियल है, लव रियल है, तो मतलब ये ना बहुत बड़ी डेफिनेशन है कि रियल क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो एक्चुअली में ब्रह्मा जी का स्वप्न है। वो सो रहे हैं और वो सपने में हम सबको देख रहे हैं और वही हमको रियल लग रहा है, वो किसी और का स्वप्न है जो हम जी रहे हैं। तो जस्ट तुमने जो एग्जांपल दिया वो भी मूवी में भी आता है, व्हाट इज रियल। तो रियल के लिए वो बोलता है, मॉर्फियस उसको समझाता है कि वॉट एवर यू स्मेल, जैसे तुमने बताया, वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू हियर, वॉट एवर यू टच इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंटरप्रेटेड बाय योर ब्रेन। तो मान लो, उसने जो एग्जांपल दिया था कि मान लो कि तुम सोए हुए हो और तुम गहरी नींद में हो, और हमने तुमको इस तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल से बता दिया कि हाँ तुम कुछ अच्छा टच कर रहे हो, तुमने कुछ अच्छा खाया, तुमने कुछ अच्छा देखा, तुमने कुछ अच्छा सुना जो बहुत अच्छा सिमुलेटिंग है। तो इन
इन सिग्नल्स की जो प्रोसेसिंग ब्रेन में होती है वो सीधा उस ब्रेन में ही प्रोसेस कर दो तो तुमको इल्यूजन होगा, तुमको कुछ भी दिखाया जा सकता है। और यहाँ पे वो चैलेंज करता है कि जो तुम देख रहे हो क्या तुम उसको ट्रस्ट कर सकते हो, जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो। तो व्हाट इज रियल की डेफिनेशन यहाँ पर अच्छी दी है उसने। पता नहीं डेफिनेशन है क्या, क्योंकि मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग, वो जो कैरेक्टर होता है ना, वो क्या माउस वो बोलता है कि ये जो वर्ल्ड हमारा बनाया है, जो मैट्रिक्स बनाई है, ये मशीनों ने बनाई है, और अपन चिकन का स्वाद ले रहे हैं या फिर दाल का स्वाद ले रहे हैं या फिर लौकी का स्वाद ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मशीनों को क्या पता कि कैसा स्वाद है। तो ये भी हो सकता है, चैलेंज करता है, वो चैलेंज करता है, क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि हो सकता है अपन, मूवी की बात नहीं कर रहा, अपन एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में है जहाँ पे एक्चुअली में मशीन 2200 में 2300 में अपन को इस एज में लेके कंट्रोल कर रही है, और उनको पता नहीं चिकन का क्या स्वाद है और लौकी का स्वाद है, क्या पता वो स्विच हो रखा हो सकता है उसके हिसाब से, माउस के हिसाब से। वो बच्चा पूछता है कि हाँ खाना तो पड़ा है तुम्हारे सामने और जो तुम खाना खा रहे हो उसका टेस्ट भी आ रहा है, लेकिन क्या यही सही टेस्ट है? डीप डाइव करना चाहिए, मे बी मूवी के पॉडकास्ट में नहीं, अभी कभी और डीप डाइव करना चाहिए कि जो थ्योरीज हैं आउट देयर जो बोलती है कि अपन सिमुलेटेड वर्ल्ड में है, वो क्या है, वो एक्चुअली कौन सी थ्योरी थी, कौन लेकर के आया, कौन लेकर आया, क्या डिस्कस आया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन है ना, इस मूवी में बेसिकली दिखाया गया है कि आप एक सिस्टम में बंधे हुए हो, आप एक सिस्टम में बंधे हुए हो और आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, और आप सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। आप अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको प्रॉब्लम है। मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अपन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक लाइफ जीता है, तो पहले स्कूल जाता है, फिर शादी करता है, फिर जॉब करता है, फिर घर बनाता है। तो अपन भी तो एक सिस्टम में फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट का सिस्टम है, फैमिली का सिस्टम है, रिलीजन का सिस्टम है, ट्रेडिशंस का सिस्टम है, अपन भी तो सारे चक्करों में बंधे हुए हैं। हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हर रोज कर रहे हैं जो एक साइक्लिक ऑर्डर में कर रहे हैं। तुमने सिसिफस का नाम सुना होगा? नहीं। सिसिफस एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक कैरेक्टर आता है सिसिफस, और उससे गॉड्स नाराज हो जाते हैं, तो गॉड्स उसको एक सजा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुमको क्या करना है, एक पत्थर है गोल, इसको लेकर के रोल करते हुए पहाड़ की चोटी तक लेके जाना है। और होता ही है कि जब वो पहाड़ की चोटी तक लेके जाता है तो वहां पे वो स्टेबल नहीं रह जाता, वो टम्बल आउट फिर चला जाता है। तो वो फिर से सिसिफस नीचे उतरता है, फिर से उठाता है और फिर से ऊपर लेके जाता है, फिर ऊपर आता है। तो वो उसकी एक ट्रेल चलती रहती है। उसकी सजा यही है जीवन भर की, अनंत काल तक उसको यही काम करना है। अब मान लो कि तुम अपनी लाइफ को देखो, तुम सुबह उठे, तुम तैयार हुए, तुम ऑफिस गए, तुमने पूरा दिन ऑफिस में काम किया, ऑफिस से वापस आए, तुमने खाना खाया, कंप्यूटर बैठाया, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर से चलना लगा। तो सिसिफस ट्रेल जिसको कहा जाता है वो यही है कि हम एक साइक्लिक ऑर्डर में बंधे हुए हैं। अब एक बात बताओ, कोई तुमको आकर के ये कहे कि यार ये जो तुम कर रहे हो ना, ये किसी ने साजिश की है, तुम्हारा मंतव्य कुछ और है, तुम्हारा गंतव्य कुछ और है, लेकिन तुमसे कुछ और करवाया जा रहा है, और बोला जाएगा इस सबको छोड़ दो, इस सबसे बाहर आओ, मैं तुमको रियल वर्ल्ड दिखाता हूँ। क्या तुम उसकी बात मानोगे? शुरू में तो बिल्कुल नहीं, और आई थिंक नियो भी शुरू में बिल्कुल नहीं मानता उसकी बात। हाँ, जब उसको कहा जाता है कि मॉर्फेयस उससे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि डिड यू एवर हैड अ ड्रीम एंड द ड्रीम वाज सो रियल दैट यू डिडंट नो वेदर इट इज रियलिटी और अपने साथ भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, लूसिड ड्रीम्स। लूसिड ड्रीम्स अपने साथ भी होता है। मैं कई बार ऐसा लगता है ड्रीम एकदम रियल है, मतलब जो फीलिंग्स आती है एकदम रियल आती है उसमें। एक्चुअली मैं ना, लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या, व्हाट इफ यू आर नॉट नेवर एबल टू वेक अप फ्रॉम दैट ड्रीम? तो बेसिकली कंसेप्ट ये हो जाता है कि तुम एक्चुअली सो रहे हो, तुम एक सपना देख रहे हो और उस सपने से तुम कभी नहीं उठ सकते। अब मैं तुमको आके उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम उठ जाओ तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारी सब कुछ गायब हो जाएगा। ये सब छोड़ने के बाद तुमको रियलिटी मिलेगी। Will that be lucrative reality? बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक नियो का वो सीन है, कार में वो बारिश हो रही है और वो कार में एकदम डार्क एलीवे से जा रहे हैं, तो मतलब एकदम है ना, जो उसका आउटलुक है बहुत डार्क है। मतलब वो आई थिंक वो नियो के दिमाग को रिप्रेजेंट और उस सीन को रिप्रेजेंट करता है कि आप एकदम डार्क एनवायरनमेंट में हो और आपके पास चॉइस है कि आप कार का दरवाजा खोल के या तो बाहर निकल जाओ वापस डार्कनेस में, या फिर जहाँ पे बारिश आ रही है, तो मतलब डार्क भी है, दुख भी है, बारिश भी है, या फिर आप हमारे साथ कार में रहो, हमारे साथ रहो और हम तुम्हारे को वहां लेके जाते हैं जहाँ पे तुम्हारे को रियलिटी तो वो चॉइस है। तो मतलब पता नहीं ह्यूमंस कैसे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अपन है ना
एक्सटर्नल और इंटरनल मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं इन अ सेंस कि गवर्नमेंट रूल्स है, सोसाइटी रूल्स है, ट्रेडिशनल रूल्स है, अपने खुद के बिलीफ सिस्टम्स है। अपन खुद के बिलीफ सिस्टम्स भी तो कितने रिजिड होते हैं, उनसे बाहर निकलना ही कितना मुश्किल होता है। हाँ, मान लो कि किसी ने तुम्हारे किसी आइडिया को चैलेंज कर दिया और तुम उस आइडिया पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, तुम उसको एकदम डिवाइन सच मानते हो, और ये कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारा रिलीजन हो सकता है, ये तुम्हारा फेथ हो सकता है, ये तुम्हारा किसी चीज के प्रति किसी पॉलिटिक्स के ऊपर भी हो सकता है, किसी पार्टी की तरफ तुम्हारी संवेदना हो सकती है। जब भी उसको चैलेंज किया जाता है, तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है एज ए नॉर्मल? बिल्कुल आउटराइट डिनाई कि नहीं, जो तुम बोल रहे हो गलत हो, मैं जो बिलीव करता हूँ वो सही है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ के बाहर आना इज समथिंग दैट उस कैरेक्टर की जर्नी होती है। पर उसने तो अच्छा दिखाया फिर, इसका मतलब उसने तो ये दिखाया कि नियो ने स्टेप लिया वो चेंज करने के लिए अपनी रियलिटी को। नहीं, एक्चुअली मैं इसको इस तरह से कन्वर्जन, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि ही पुट द रियलिटी एंड हिज क्वेश्चंस इन फ्रंट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम देन द कंफर्ट ऑफ हिज लाइफ। लेट मी गो आउट, ब्रेक एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग। तो जैसे सन्यासी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये रियल नहीं है। मेरा जो जीवन है, मेरा जो सांसारिक जीवन है, ये मुझे मेरे उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा जो मेरे पास है, वो मुझे यहाँ मिलेगा नहीं, मुझे इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो नियो भी शायद अपना, बाद में हमको पता चलता है कि वो इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन को छोड़ना भी कितना मुश्किल है। जैसे एक सीन इसका बहुत ही मेरा फेवरेट सीन है, जिसमें कैरेक्टर है साइफर, और वो जो गंदा निकलने वाला, जो बंदा जो एक्चुअली इनको डिच करता है बेसिकली। साइफर एक्चुअली मीटिंग कर रहा है एक एजेंट से जो मैट्रिक्स का पार्ट है, और वो उसको बोलता है कि देखो मैं ये जो खा रहा हूँ वो स्टिक खा रहा होता है। बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये गलत है, मैं जब इसको मुंह में रखूंगा तुम्हारे प्रोग्राम मेरे दिमाग में ऐसे इम्पल्सिव बोलेंगे जो बताएगा कि ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत मजेदार है। मैं जानता हूँ कि ये सब झूठ है, लेकिन मैंने इतने दिनों में मैट्रिक्स छोड़ने के बाद जो रियल दुनिया देखी है, मुझे एक चीज समझ में आई है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। कि अगर तुम सब कुछ नहीं जानते हो तो भी बढ़िया है, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। अभी भी ऐसा ही होता है ना वर्ल्ड में। इस टाइम पे कम से कम 2 मेजर वॉर चल रही है। पता नहीं पॉडकास्ट आते तक तो 3-4 हो सकती हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। सिस्टम इसी तरीके से डिजाइंड है। अगर आप अपनी आंख बंद करके नीचे देखते रहो तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। लाखों बच्चे मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग माइग्रेट हो रहे हैं, उनका घर उनको छोड़ना पड़ रहा है, वॉर्स हो रही है, पॉलिटिक्स है, मनी है, क्राइम है, रेप है, चाइल्ड अब्यूज है। अगर आप अपनी आंखें बंद करके एक बबल में चले जाओ तो अपनी जिंदगी निकाल सकते हो। हाँ, जब तक वो आपको फर्क नहीं पड़ता तब तक नहीं होगा। तो वही है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस कि हाँ, अगर आंख जैसे तुमने बोला शत्रुमुख की तरह अंदर घुस हो जाओ तो सब जब तक आपके दरवाजे के बाहर आके गुंडे मार नहीं रहे तब तक आप बचे हुए हो ना। क्या फर्क पड़ता है कि यूक्रेन में वॉर हो रही है या फिर इजराइल में वॉर हो रही है। राइट। और जैसे तुमने माउस के कैरेक्टर के बारे में बताया था, माउस का कैरेक्टर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलता है। वो ऐसा कुछ कहता है कि टू डिनाई योर ओन इम्पल्सेस इज टू डिनाई यू बीइंग अ ह्यूमन। कि अगर तुम अपने अर्जेस को रोक रहे हो, अगर तुम अपनी इच्छाओं को मार रहे हो, रोक करके कुछ और कर रहे हो, तो तुम एज ए ह्यूमन, आई थिंक ये उसी डायलॉग का पार्ट है। सो यू डिनाई द वेरी थिंग दैट मेक्स अस ह्यूमन। ये एक बहुत टची सवाल था एक टाइम पे। पर प्रॉब्लम है ना कि वी डोंट नो व्हाट इज रियल। अगर वो स्टीक का जो पार्ट वो खाता है, फाइबर खाता है, वो अगर रियल नहीं है, अगर उसका फ्लेवर पता नहीं है, मशीनों को पता नहीं कि उसका फ्लेवर कैसा होना चाहिए, तो अगर कुछ पता ही नहीं है रियल क्या है, तो फिर ह्यूमन क्या करेगा, उसका क्या मैटर करता है। आई थिंक एक इसका ना बहुत बहुत अच्छी लाइन जो मुझे लगी थी, जो एजेंट स्मिथ जब वो मॉर्फियस को पकड़ता है वहां पे तार वार लगाता है उसके, वो बोलता है कि हमने एक सबसे पहले एक हेवन जैसा कुछ बनाया, लेकिन तुम लोगों को पसंद नहीं आया, तुम लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने तुम्हारे लिए एक मिजरेबल वर्ल्ड बनाया, एकदम जहाँ पे दुख है और तुम सुख की तरफ जा रहे हो। तो उसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन उसने बोली थी कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। अगर अपन उस लाइन को मूवी से हटाएं 1 मिनट के लिए और अपने आसपास देखें, तो जितनी भी ये सीक्रेट बुक है या फिर ये रेकी है या फिर ये पैरासाइंसेस है या फिर ये स्वर विज्ञान है, जो भी अपने सनातन धर्म में भी जो है, मतलब ये सारी चीज यही बोलती है कि गीता यही बोलती है कि तुम यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा बनोगे, तुम जैसे वाइब्रेशन पे काम करोगे तुम वैसा बनोगे।
तो मुझे तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब जो जिसको कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ। इसको बोलता है कि तुम जिस चीज को चाहते हो वो पूरी कायनात साजिश करती है तुमको देने के वो लिए। शाहरुख खान की वो मूवी शायद में था वो। अरे वो पॉलो कोलो की किताब है अच्छा। अल्केमिस्ट, उसका डायलॉग उस शाहरुख खान, तुम शाहरुख खान को वो दे मैंने देते तो हो। वही सुना ना, मुझे याद नहीं, बोलो के लिए मैं बहुत पहले पढ़ी थी अल्केमिस्ट। हाँ, लेकिन खैर देखा जाए तो जो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं जो किताबें लिखते हैं, उनके आइडियाज को फिर बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में उठा मेन देते पॉइंट वो था कि कि जब भी तुम कुछ जब भी मैंने किसी चीज की शिद्दत से चाहत की है, पूरी कायनात ने उसे मुझसे मिलाने की साजिश की है। तो when you really want something, the whole universe conspires for you to have it। तो ये जो यूनिवर्स कंस्पायर कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि जो तुम चाह रहे हो वो तुमको मिल रहा है, ताकि तुमको कुछ फीड होता रहे और तुम इस सिस्टम में बिलीव करो और चलते रहो। राइट? अगर तुम जो चाहते हो तुमको नहीं मिलेगा, तुम कहोगे यार कुछ तो गड़बड़ है यार। और अगर तुमको सब कुछ मिल जाए तब भी बोलोगे कुछ तो गड़बड़ है। तो इम्परफेक्शन इज लाइफ। अगर सब कुछ परफेक्ट हो गया, सब कुछ समाधान हो गया, तो ये क्या है, व्हाट एम आई स्ट्राइविंग फॉर? सो कहते हैं ना कुछ ना कुछ होना चाहिए जो तुमको स्ट्राइव करे। एक होता है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कि अगर आपके पास सब कुछ हो गया तो फिर आप क्या करोगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। आई थिंक वो जो एजेंट स्मिथ का डायलॉग था कि इम्परफेक्शन वाला, हाँ वो जो डायलॉग है कि do you know that when we first designed Matrix, it was designed to be a perfect world, where none suffered, where everyone would have happy. It was a disaster. No one would accept the program. कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था. Entire crops were lost. Some believe that we lack the programming language that describes your perfect world. और उसके बाद हमने क्या किया, हमने ह्यूमन स्पीसीज को उनकी रियलिटी जो दी वो सफरिंग और मिजरी के थ्रू दी। ठीक है ना? तो ये सफरिंग और मिजरी है जो तुमको ह्यूमन बनाती है। तो ये जो उसका डायलॉग है ये बहुत आइकॉनिक है। सफरिंग और मिजरी ह्यूमन को ह्यूमन बनाती है, आई डोंट नो, बट वो ह्यूमंस को मैट्रिक्स में ट्रैप्ड रखती है, अपने बिलीफ सिस्टम में ट्रैप रखती है, अपनी लाइफ में ट्रैप रखती है। आज देखो, मुझे अगर एक चॉइस है कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊं और मैं गधों की तरह काम कर रहा हूँ, फैमिली को कम टाइम दे रहा हूँ, खाना अच्छे से नहीं खा रहा हूँ, हेल्थ मेरी गई, वर्सेस मुझे एक ऑप्शन दिया कि मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा लेकिन मैं गांव में रहूंगा, मुझे सनलाइट मिलेगी, मुझे क्लीन एयर मिलेगी, मुझे झरना मिलेगा, मेरी फैमिली बच्चे मेरे पास रहेंगे पूरे दिन, मैं क्या चूज करूंगा? करोड़ रुपए। मिजरी राइट, मिजरी चूज करूंगा, क्योंकि अपने पास ऑप्शन है। अगर तुम खुद सोच के देखो, आज जो भी इसको सुन रहा है या फिर जो तुम भी इस सोच के देखो, अपने पास ऑप्शन है एक इजी लाइफ के लिए। अगर अपन अपने जो कांड है उनको थोड़ा कंट्रोल कर ले, अगर अपन उन चीजों को कंट्रोल कर ले या फिर हटा दे, तो अपन एक सुखद सिंपल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अपन जीते हैं क्या? अपन नहीं जीते। तो हमने अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज खुद क्रिएट की और चॉइस हमारी चॉइस है वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करना। और इसीलिए मुझे वो एजेंट स्मिथ का डायलॉग है ना बहुत अच्छा लगा है कि, और जो भी तुमने बोला भी कि ह्यूमंस इम्परफेक्शन की तरफ ही ज्यादा जाते हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ ही ज्यादा जाते हैं, मिजरी की तरफ ही सफरिंग एंड इम्परफेक्टनेस व्हिच डिफाइंस यू टू बी अ ह्यूमन। मतलब स्ट्राइविंग जो होती है ना, कि अगर कुछ मिलने की चाहत नहीं होगी तो तुम क्या ट्राई करोगे। इसमें एक डायलॉग और आता है जो मोसेस पूछता है जब वो उसको एक स्टिमुलेटेड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में लेके जाता है और वो कुंफू करता है, वो भी बहुत आइकॉनिक सीन है एक्चुअली। लेकिन उस सीन का जो टुवर्ड्स द एंड वो पूछता है, वो एकदम थक गया होता है, वो सांस लेता है, हाफ रहा होता है वही तरह से, तो उससे पूछता है डू यू थिंक यू आर ब्रीथिंग द रियल एयर? अरे यार वो तो आपको एकदम कोर तक हिला देता है। अरे यार आई थिंक ये मैं सही हूँ। आई थिंक ये जो ट्रांजिशन है ना 2 बार हुआ था। एक तो कुंग फू वाली जगह हुआ था जहाँ पे उसने उसको बोला कि पहले उसके पसीने आ रहे थे और उसने बोला आर यू रियली ब्रीथिंग, ऐसा कुछ बोला था उसने। और फिर दूसरा एंड में जब एजेंट स्मिथ के साथ वो ट्यूब स्टेशन पे फाइट करता है, मतलब कहने का मतलब ये ट्रांजिशन बहुत, तो नियो को एकदम रियलाइज होता है कि मैं यहाँ पे पिट रहा हूँ या मर रहा हूँ, लेकिन वो है नहीं रियल, तो मैं तो उसके अंदर भी घुस के मार सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये वापस से वही पॉइंट हुआ कि our reality is what we make. Our reality is what we make. For example, इसका एक बहुत मुझे जो सबसे वन ऑफ द फेवरेट सीन्स जो है, तुमको वो बच्चा याद है जो स्पून को बेंड कर रहा होता है, वो वाला सीन याद है? उस सीन में ये होता है कि एक बच्चा है, ओरेकल से मिलने जाता है, तब वहां पे उसको एक बच्चा दिखता है। वो बच्चा स्पून को देख रहा होता है और स्पून को बेंड कर दे रहा होता है। स्पून को देखता है, स्पून को बेंड करता है, तो नियो आता है और वो नियो को भी वो स्पून देता है। वो बेंड करने की कोशिश कर रहा था, बेंड नहीं हो रही थी। तब उसको देख कर वो बोलता है कि डू नॉट ट्राई टू बेंड द स्पून,
इंस्टेड ओनली ट्राई टू रियलाइज द ट्रुथ। तो बोलता है कि, तो न्यू पूछता है ट्रुथ, व्हाट इज द ट्रुथ? तो बच्चा बोलता है देयर इज नो स्पून। तो वो इसका जो मुझे समझ में आया, जिसका जो इंटरप्रेशन मैंने किया, भाई तुम्हारे इंटरप्रिटेशन से पहले मैं एक चीज बोलता हूँ कि मुझे ना ये ज्यादा समझ में नहीं आया। अच्छा, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि चम्मच वो फिर नियो ऐसी गर्दन से करता है तो चम्मच मुड़ जाती है और फिर देखता है तो वापस हो जाती है। मुझे मतलब मुझे ये मेरे लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, मुझे जो लगता है ये क्या था, मैंने इसका खुद का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कि जो स्पून है यहाँ पे प्रॉब्लम्स और मिजरीज और उनको सिंबलाइज करता है। ठीक है, हम इमेजिन ऐसा कैसे डिड्यूस किया कि ये वो प्रॉब्लम्स को सिंबलाइज? देखो, उसने एक सवाल बोलता है कि देखो, बच्चा बोलता है कि डोंट ट्राई टू बेंड द स्पून, ट्राई टू सी द ट्रुथ। यहाँ बेंड द स्पून से मतलब है कि कई बार हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशंस को बहुत ज्यादा उसमें घुस जाते हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, वो हमारी इमेजिनेशन होती है। जैसे एक एग्जांपल या देता हूँ, प्रॉब्लम को अपनी इमेजिनेशन से बहुत बड़ा बना देते हैं। या राइट, जैसे मान लो कि तुमको किसी ने कुछ कहा, अब तुम्हारे अंदर उसके लिए बहुत बड़ा ग्रज हो गया है, तुमको लगता है कि वो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, वो तुम्हारे बारे में साजिश कर रहा है, और वो गलत बातें फैला रहे हैं, और तुम उसके बारे में चीजें इमेजिन करने लग जाते हो, और फिर तुम कोशिश करते हो कि यार ये चीज ठीक हो जाए, या मैं उसको चेंज कर दूं, या मैं उस आदमी का कुछ बुरा कर दूं। ये जो कोशिश है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ बेंडिंग द स्पून। एक्चुअली में वो स्पून है ही नहीं, एक्चुअली वो प्रॉब्लम है नहीं, तुमने अपनी इमेजिनेशन से कुछ ऐसी भ्रांतियां अपने दिमाग में गढ़ ली हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हो, तुम उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हो। इसी का एग्जांपल इस तरह से भी दिया जा सकता है कि जो रियल वर्सेस इल्यूजन है, ये उसका परफेक्ट एग्जांपल था। रियल तुम्हारी लाइफ है और स्पून इल्यूजन है, और तुम स्पून को बेंड कर रहे हो जो है ही नहीं। राइट, ये सबसे बड़ा मैसेज था उस पूरी की पूरी मूवी का। आई थिंक एक और क्वेश्चन था जो नियो बोलता है या फिर वो ट्रिनिटी बोलती है, अगर ऑरेकल नियो को बोलती नहीं कि तुम्हें नॉर्फियस की जान बचानी पड़ेगी, तो क्या तभी भी वो चीज होती? मतलब कहने का मतलब है कि अपने धर्म में भी लिखा है कि जो होना है वही होगा। तो क्या अगर ऑरिकल उसको बोलती नहीं, मान ले वो ऑरिकल से नहीं मिलता, और ऑरिकल ने उसको बोला था ना कि तुम्हें या तो मॉर्फियस को बचाना पड़ेगा या खुद को बचाना पड़ेगा, तो मान लो अगर वो ऑरिकल से मिलता नहीं, उसके दिमाग में वो आता नहीं चॉइस की, मुझे आगे जाके चॉइस करनी पड़ेगी, तो भी क्या वो वही करता? क्योंकि ऑरिकल ने बोला था कि मैंने भी तुम्हें बोल दिया तो तुम बाहर निकल के सोचोगे कि अगर ये मुझे बोलती नहीं, वो वास जब उसको गिर जाता है तो बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें बोलती नहीं तो क्या तभी भी क्या वास गिरता? तो इसको है ना, मैंने उससे कनेक्ट किया। अच्छा, ये सीन क्या था? बेसिकली ये सीन ऐसा था कि नियो आता है, उसको हेलो बोलती है, वो बोलती है कि जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट टेकिंग द कुकीज आउट ऑफ द बैग एंड डोंट वरी अबाउट द वास। और बोलते हैं कि व्हाट वास, और वो टर्न होता है, वहां पे वास होता है, उसे टकराता है, वो गिर के टूट जाता है। तो अगर वो बोलती नहीं तो क्या वो टर्न होता? ये सवाल उसने उससे पूछा था कि सर बताओ कि अगर मैंने तुमको बताया ही नहीं होता कि क्या होने वाला है तो क्या वो होता? हाँ। तो एक्चुअली वो जब जाता है ओरेकल के पास, उस टाइम पे वो बोलती है कि आई वांट टू टेल यू अ सीक्रेट। मतलब वो बेसिकली उसको पूछने ही गया है कि एम आई द वन, क्या मैं वो महाशक्तिशाली हूँ जो मॉर्फियस और बाकी लोग बिलीव कर रहे हैं? तो बोलता है कि बीइंग द वन इज लाइक बीइंग इन लव, either you know it or you don't know it, you feel it or you don't feel it, right? तो इसका मतलब ये था कि अगर तुमको ये फील हो रहा है, अगर तुम समझते हो कि तुम हो, तो तुम वो हो जाओगे। अगर तुमको लगता है कि तुम नहीं हो, तो तुम नहीं होगे। तो being the one is driven by his desire to know whether I am one and am I trying to feel it। अगर मेरे को फील होता है कि मैं वो हूँ, तब तो मैं वो बन जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं फील होता तो मैं नहीं होऊंगा। एक बार मैंने इसे क्या लिया ना, मैंने इसे ये लिया कि whatever is going to happen is already decided। सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। मतलब जो होना है वो होगा ही, चाहे उसमें तुम कुछ भी कर लो, कि जो होना है वही होगा, जो लिखा है वही होगा। आई थिंक ये जैसे फॉर एग्जांपल वो जो विलन था जो सबको मार देता है, वो बोलता है कि अगर ये द वन है तो इसका मतलब ये बच जाएगा, ये तो प्लग नहीं खींचेगा। तो एक्चुअली होता ऐसा ही है कि वो दूसरा आ जाता है उसको मारने के लिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो होना है वही होगा। ऐसा नहीं है, मतलब मैं इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं ले रहा हूँ। अगर तुमको बता दिया जाए कि यार तुम ये किताब लिखोगे और ये किताब बहुत बड़ी हिट होगी, ठीक है ना, तब तुम वो किताब लिखोगे। या अगर तुमको ये बात नहीं पता हो, तुमको बस किताब का आइडिया है कि चलो तुम ये किताब लिखो, तुम लिखोगे। तुम्हारे केस में क्या होगा? तुम दोनों के केसेस में किताब लिखोगे। एक केस में तुम सर्टेनली लिखोगे, पर दूसरे केस में तुम शायद लिखो शायद ना लिखो।
राइट। तो बेसिकली हमारी चॉइसेस डिफाइन करती है, लिखा हुआ नहीं होता, हमारे हर समय हमारे सामने चॉइसेस आती तो अपन रहती वापस उसी पॉइंट पे आएंगे कि अपनी चॉइसेस अपनी रियलिटी है, डिफाइन डिफाइन करती है। हाँ, कुछ तो आई आई थिंक थिंक मूवी का जो मेन पर्पस था वो यही था। मल्टीपल पता नहीं जिसने बनाई है उसके पर्पस क्या थे, लेकिन जो टेक अवे अपन ने लिया, जो मैंने टेक अवे लिया वो ये था कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी विद आवर ओन चॉइसेस। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो ब्लू पिल खाने वैसे का, तुम्हारी स्माइल बता रही है कि बहुत खतरनाक सवाल आने वाला है। पता नहीं तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास ब्लू पिल है और रेड पिल है, तो तुम कौन सी लोगे? अच्छा, ऐसे सोचो मत, अभी कुछ कंडीशन नहीं है, कंडीशन मैं भी लगाऊंगा। अच्छा, एकदम जस्ट आंसर करो। मैं बताता हूँ क्योंकि मूवी में नियो का अपन को पता नहीं माँ बाप है, गर्लफ्रेंड है, लवर है, कोई पता नहीं है अपन को, तो वो सिंगल है, तो अपन ने अज्यूम किया उसके पास कोई रिस्पांसिबिलिटी है, उसके लिए इजी था ब्लू पिल रेड पिल लेना। रेड पिल लेना। अगर अभी तुम कुछ मत सोचो, मैं दोबारा पूछूंगा, अभी अभी मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया ब्लू पिल और रेड पिल, ठीक है, तुम लोगे नहीं, लोग कौन सी लोगे? देखो मैं अपना आंसर देना चालू करूं केवल एक वर्ड में, अच्छा एक वर्ड में, अच्छा फॉलो क्वेश्चन, रेड पिल। रेड पिल लोगे, अच्छा, जो मुझे रियलिटी को दिखाने वाली है। तो अब रेड पिल लेने से क्या होगा कि जो तुम्हारी वाइफ है, जो तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारा घर है, वो सारा छूट जाएगा। हाँ, क्योंकि मान लो कि तुम एक सपने में हो और तुम्हारी एक दूसरी लाइफ है ऑलरेडी रियल वर्ल्ड में, जहाँ पे तुम्हारी ऑलरेडी एक वाइफ है, एक घर है, एक माँ बाप का सेट है, तो तुम्हें नहीं पता कि लेकिन वो लाइफ ऐसी हो सकता है तुम वहां पे राजा हो, या हो सकता है तुम वहां पे भिखारी हो। तो अगर ये तुम्हें ऑप्शन मिले, अब अपन को पता है तुम्हारी सोच, जैसे नियो का अपन को पता था कि कोई नहीं है उसका, राइट, हमने अज्यूम किया कि उसका कोई नहीं है, माँ बाप कुछ नहीं पता था, राइट, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ है, घर है, माँ बाप है, जॉब है, ये सब तुम्हारी लाइफ है, अब तुम कौन सी लोगे? अब जवाब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि हे प्रभु उतना ही देना जितना मैं संभाल सकूं, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी मांग लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक अगर चॉइस दी जाए कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे सब कुछ गायब होने जाने वाला है, तो आई विल मे बी टेक द ब्लू पिल, मे बी। और तुम्हें पता चले कि तुमने मतलब सपना अच्छा है, मैं चाहूंगा सपने से जागना नहीं चाहूंगा, मे बी। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि अगर तुमने मानो रेड पिल ली और तुम्हें पता चला बाद में कि ये जो बीवी थी या ये जो घर था, ये जो माँ बाप थे, ये सब कंप्यूटर प्रोग्राम था, इसमें से कुछ रियल नहीं था, इमोशंस भी है ना कंप्यूटर ने तुम्हारे दिमाग के अंदर डाले हैं, फिर क्या करोगे? मैं तो पागल हो जाऊंगा एक बार तो, यार ये क्या हो रहा है। ये हो क्या रहा है। मतलब ये चीटिंग है यार, ये चीटिंग है। मतलब इतने साल तक मतलब ये लगा के रखा और एकदम से तूने बोल दिया कि सब कुछ गलत था, सब कुछ झूठ था, सब कुछ झूठ। आई थिंक मूवी में यही दिखाया है ना, मूवी में यही दिखाया है कि नियो की जितनी भी वर्ड थी, इनफैक्ट करोड़ों लोगों की लाइफ थी वो फेक है, वो अपनी फेक प्रॉब्लम्स में डील कर रहे हैं, फेक मॉर्गेजेस पे कर रहे हैं, फेक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फेक फेक फेक। अगर मॉर्गेजेस फेक है तो उसको पे करना मैं बंद करना चाहूंगा। अच्छा मैं ये सवाल का थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता हूँ तुमसे, ठीक है ना। एक रेड पिल है और एक ब्लू पिल है। जो तुम मान लो कि तुमने रेड पिल खाई तो तुम्हारा परिवार नहीं जाएगा, तुम्हारे रिलेशनशिप नहीं जाएंगे, तुम्हारा बाकी जो कुछ भी फिजिकल एसेट्स हैं या नॉन फिजिकल एसेट्स हैं वो नहीं जाएंगे, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या तुम्हारे इंटेलेक्ट पे, तुम्हारा जो बिलीव सिस्टम है, जैसे तुम्हारा धर्म है, जैसे तुम्हारे नॉलेज है, जैसे तुम्हारा फेथ है, इन सब चीजों को शैटर कर देगा। और शैटर करके क्या करेगा? अरे तुम सुनो तो सही, तुम क्वेश्चन समझ लो पहले। मान लो क्या करेगा मत जाओ, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया था कि क्या करेगा, बस बोला था कि सब गायब हो जाएगा, कुछ और ही पता चलेगा, क्या पता चलेगा तो नहीं बताया था। अभी मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, तुमको क्या पता चलेगा नहीं पता चला है, बस तुमको ये पता चल जाएगा कि ये सब खत्म हो जाने वाला है, एंड यू विल गेट टू नो समथिंग एल्स ऑल टुगेदर डिफरेंटली। व्हाट इट इज यू विल नो ओनली। डेफिनेटली गो फॉर इट। मतलब मैं रेड भी लूंगा, क्योंकि अगर मेरी फैमिली है, मेरे फाइनेंसेस हैं, मेरी हेल्थ है, मेरी लाइफ है, रिटेन हो रही है, केवल बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, तो क्या ही चेंज हो जाएगा। और अगर ये दोनों चीजें जा रही हैं तो तब डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब मुश्किल क्या है, मतलब मुश्किल क्या है कि फैमिली को छोड़ना मुश्किल है ना, वाइफ को छोड़ना, बच्चे को छोड़ना, घर और तुम्हारा मटेरियलिस्टिक की तो चिंता नहीं, घर वाले तो छूट जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक फैमिली को छोड़ना, पेरेंट्स को छोड़ना, वो है मुश्किल। व्हाट अबाउट योर बिलीफ सिस्टम? तुम अपने बिलीफ सिस्टम के साथ कितने एंटेंगल्ड हो? जैसे मैं तो बहुत ओपन हूँ, मतलब
मैं मेरे बिलीफ सिस्टम से एनलाइन करूंगा। अगर मुझे कोई बोले और लॉजिकली समझाए तो मैं नई बात मान जाता हूँ। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि सबको ऐसा लगता है और कोई ऐसा चाहता है कि सब हुआ है, हाँ, लेकिन जैसे जब बोला जाता है कि नहीं ये चीज गलत हो रही है, ये हाँ। तुम्हारे धर्म में या तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में ये चीज हम्म। गलत है, तो एकदम से तुम उसको डिनाई करते हो, उसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट क्रिएट नहीं, करना पर चालू कर देते ये बहुत छोटा सा है कि फिर हो। क्या भी रेड पिल्स हमारे सामने आती रहती है और हम उसको डिनाई करते रहते हैं? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम्म, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्या ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग अपन ओपन है इनफ न्यू आइडियाज के लिए? एंड आई कैन से हैंड ऑन हार्ट की नहीं है। तभी तो इतनी वॉर्स हो रही है। हाँ, क्योंकि अगर मेरा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से बड़ा है तो वॉर होगी ना। मतलब इसीलिए तो सारी वॉर हो रही है। मेरा देश तुम्हारे देश से बड़ा है, मेरा तेल तुम्हारे तेल से बड़ा है। मेरा बिलीफ सिस्टम कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मेरा धर्म तुमसे बेटर है, मेरा देश तुमसे बेटर है, वो बिलीफ सिस्टम बड़ा है, वो बिलीफ सिस्टम तुमसे वॉर करवा रहा है। हमारी रेस तुम्हारी रेस से बेटर है, और जो कंट्रीज वॉर कर रही है हमारा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से बेटर है हमारा। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारा कॉज तुम्हारे कॉज से बेटर है। इंसान को कभी भी ब्लू पिल, हर इंसान कभी रेड पिल लेता ही नहीं है इसका मतलब। हाँ, रेड, लेकिन क्या आई मीन अगर उनके सामने रेड पिल आती है तो हमेशा ब्लू पिल खा के सो जाता है। Exactly. और रैबिट होल में घूमता रहता है। इससे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में आई। ऐसा बोलते हैं कि नर्क में, ऐसा बोलते हैं नर्क में कि आपका जो मोमेंट था जहाँ पे आप मरे या फिर जो आपने कर्म किया, बुरा कर्म किया, वो लूप में चलता रहता है। जिस वजह से आप नर्क में आए हो। जिस वजह से आप नर्क, फॉर एग्जांपल एक है ना, पति सोच रहा है कि मेरी पत्नी आएगी तो मैं गोली मारूंगा। अच्छा। तो पत्नी दरवाजे से अंदर आती है, गोली मारती है, मारती है और उसको एकदम से गिल्ट होता है। और उसको नहीं, वो फिर वापस से आदमी सोच रहा है कि मैं, मेरी पत्नी आएगी तो गोली मारूंगा। पत्नी अंदर आती है, उसे गोली मारता है, पत्नी मर जाती है। फिर आदमी सोच रहा है कि मेरी पत्नी अंदर आएगी तो मैं उसे गोली मारूंगा। पत्नी आती है, अंदर गोली मारता है, मर जाता है। तो ये लूप में चलते रह रहा है, लूप में चलते रह रहा है। एक ना ऐसी थ्योरी भी है जहाँ पे बोलते हैं कि ये नर्क है, अपन नर्क में, मतलब हम दोनों नर्क में, अपन ये पूरा ये वर्ल्ड नर्क में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर भी लूप में है ना, अब यहाँ पर भी अपन लूप में चल रहे हैं। और सुबह उठते हैं, काम करते हैं, ये करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं। मतलब बहुत बहुत रिपीटेटिव नेचर है। तो इसके ऊपर भी अपन पॉडकास्ट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि आर वी लिविंग इन हेल, और हेवन? नॉट हेवन, डेफिनेटली दिस इज नॉट हेवन यार। इतनी वॉर, क्राइम, ये डेफिनेटली नॉट हेवन अगर हेवन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन पकड़े तो। लेकिन ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इज दिस हेल, आई थिंक फाइनली मूवी कैसी लगी? देखो, मूवी में इल्यूजन्स और रियलिटी की जो जंग दिखाई है वो आई थिंक उससे पहले शायद ही किसी मूवी में आई हो। देखो, सीधी सी बात है कि ये आइडियाज, ये थॉट्स थे, ये किताबों में थे, ये फिलोसफर्स के फिलोसफीज में थी, ये उनके सवालों में थे, बट ये जनमानस में इतनी प्रॉम्प्टली, इतने वेहेमेंटली पहले नहीं आए थे। अच्छा, इस मूवी का एक और नुकसान हो गया, जो डायरेक्टर से पहले लड़के थे, फिर वो कंफ्यूज हो गए, रियलिटी से बाहर आ गए, वो लड़की हो गई। आई थिंक बोथ वाचोव्स्की ब्रदर्स आर, उन्होंने भी रेड पिल खा ली या उन्होंने लगता है ना कि रेड पिल और ब्लू पिल मिला के खा ली शायद, क्योंकि मल्टी कलर्स हो गए थे। एक था ना, एक सेइंग है कि जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था, जो जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में कहाँ था। एक काम करते हैं, अभी के लिए ब्लू पिल लेकर के ये पॉडकास्ट बंद करते हैं और जब अगला पॉडकास्ट चालू होगा तो रेड पिल खा के चालू करेंगे। ठीक है।